Hello students, welcome to Competition Guru Coaching Center, नंबर 1 कोचिंग सेंटर फॉर मास्टर कैडर कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर कैडर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे 21 जून 2021 के पेपर सोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो हमारी कोचिंग है, यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस को चलाया जाता है। उसका आप डेमो ले सकते हैं और डेमो के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है। इस नंबर पे कॉल करके आप डेमो क्लास बुक कर सकते हैं और कोचिंग में एनरोल कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं आज स्टार्टिंग से कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम, कि किस तरह के क्वेश्चंस मास्टर कैडर में पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं 21 जून 2021 के पेपर की। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डायोल। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर क्या होता है। देखो ये जो है आपका क्वेश्चन, ये आपका किससे रिलेटेड है? स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है, आपका स्टीरियो केमिस्ट्री से। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो आइसोमर्स होते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई क्या प्रेजेंट हो, कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, और दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, मतलब डायसिमेट्री होनी चाहिए। पहली कंडीशन की कायरल सेंटर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन की डायसिमेट्री होनी चाहिए। तो ऐसे हम कंपाउंड को बोलते हैं कि वो कैसा कंपाउंड है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हम देखो इस तरह से करते हैं कि पहले हमें क्या बात करनी है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन से हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑप्टिकली एक्टिव की बात कर लेते हैं। देखो ऑप्टिकली एक्टिव में सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा है? ब्यूटेन 2,3 डायोल पूछा है। तो आपको सबसे पहले ब्यूटेन 2,3 डायोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चार कार्बन, देखो ब्यूटेन के लिए आपको कितने, देखो ब्यूटेन 2,3 डायोल, तो 4 कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, 4 कार्बन है हमारे पास में यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है एक OH लगा है सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे एक OH है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे। ठीक है, 4 कार्बन प्रेजेंट है, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका? OH ग्रुप लगा है। ठीक है, तो ये अगर हम मान ले फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ, तो सेकंड कार्बन कैसा कार्बन है? आपका कायरल कार्बन है। और थर्ड कार्बन भी आपका कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन है। थर्ड और सेकंड दोनों ही कायरल कार्बन है। कायरल क्यों है? क्योंकि देखो दोनों के चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या है? डिफरेंट। देखो कायरल कार्बन या कायरल सेंटर क्या होता है? बेसिकली कायरल कार्बन वो होता है जिसके सारे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट। तो यहाँ पे इन दोनों कार्बन के जो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कार्बन है, इनके चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या है? डिफरेंट है। तो अब आप इसको किस पॉसिबल वे में बना सकते हो? तो हम यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन का यूज करेंगे। हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? फिशर प्रोजेक्शन का। हम फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखो हम इस तरह से बना सकते हैं, HOH OH और यहाँ पे भी CH3। एक आप इसको इस तरह से पॉसिबली बना सकते हो, हम इसको लिख लेते हैं फर्स्ट। दूसरा OH HOH और CH3, और तीसरा कैसे होगा? HOH और CH3। मतलब इन 3 पॉसिबल वेज में ही आप इस स्ट्रक्चर को बना सकते हो। ठीक है, ब्यूटेन 2,3 डायोल को आप इन 3 पॉसिबल वेज में बना सकते हो। तो आप अगर देखोगे जो फर्स्ट है, ये हमारे क्या है? कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट है, जो आपके पास फर्स्ट वाला कंपाउंड है और जो सेकंड वाला कंपाउंड है, वो दोनों क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि उनमें देखो कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है और कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, और दोनों ही एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस है।
मिरर इमेजेस हैं। अगर आप फर्स्ट को सेकंड के ऊपर सुपर इम्पोज करोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा स्ट्रक्चर, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं फर्स्ट और सेकंड। हम बात कर रहे हैं कौन है नॉन सुपर इम्पोजेबल, फर्स्ट और सेकंड। तो ये दोनों क्या है, इनैंशियोमर्स है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब बात कर लेते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की। जो थर्ड स्ट्रक्चर है, अगर आप थर्ड स्ट्रक्चर देखो तो थर्ड स्ट्रक्चर में भी कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है, बट यहाँ पे मैंने क्या कहा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट है, तो इसी वजह से, और जो प्लेन, अगर हम इसमें प्लेन को अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, ये और ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल है, तो दैट मीन्स कि ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड वाला आपका कंपाउंड है, फर्स्ट और सेकंड वाला, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डायोल, so that is answer B, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन बी ही आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां तक ठीक है। तो हमें ये हमारा किस टॉपिक से रिलेटेड था क्वेश्चन, स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड था, तो इसका मतलब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखो, उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अमंग द फॉलोइंग the most reactive towards alcoholic KOH is। अब देखो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में उसने कि इन चारों स्ट्रक्चर में से जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा अल्कोहलिक KOH में, वो कौन सा होगा। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, अल्काइल हैलाइड्स हैं, हैलाइड्स के कंपाउंड है, हेलोजन के कंपाउंड्स है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा अल्कोहलिक KOH की तरफ, वो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, CH3 CH2 CH2Br। देखो इसका रीजन ये है कि आपका जब CH3 CH2 CH2Br की हम बात कर लेते हैं, ये क्यों होगा, देखो रीजन ये है कि जब आपका CBr बॉन्ड में, बेसिकली जो CBr बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन और Br का जो बॉन्ड है, इसके बीच में पोलैरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, इसके बीच में पोलैरिटी इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्लस अल्काइल ग्रुप लगा है, प्रोपाइल ब्रोमाइड है, ये आपका क्या है, प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो प्रोपाइल ब्रोमाइड में अल्काइल ग्रुप जो है, अल्काइल चेन है, वो क्या इंक्रीज कर रही है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो एक्स एटम है वो क्या होगा, इजीली एलिमिनेट हो सकता है, इजीली क्या कर सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, और उसकी जगह पे OH ग्रुप आके लग सकता है। ठीक है, और या इजीली एलिमिनेट हो सकता है, और हम ये कह सकते हैं कि इसकी जगह पे एल्कीन की फॉर्मेशन हो सकती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी बिटवीन CBr बॉन्ड जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है बाय इंक्रीजिंग प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से CBr बॉन्ड की पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अभी प्लस आई इफेक्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप चेन, अल्काइल चेन बड़ी होती है, जिसकी वजह से X क्या कर सकता है, इजीली एलिमिनेट कर सकता है, यहाँ से इजीली एलिमिनेट कर सकता है। तो इसका जो मतलब बेसिकली इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब इसकी रिएक्शन होगी KOH के साथ, ठीक है, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, एल्कीन की फॉर्मेशन हो सकती है, और जो ब्रोमीन है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन बन जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स द अल्कोहलिक KOH, वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि when phenol is treated with CHCl3 and NaOH, the product formed is। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये वेरी फेमस नेम रिएक्शन पे बेस्ड है,
ये वेरी फेमस नेम रिएक्शन पे बेस्ड है, जिसको हम क्या कहते हैं, रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन कहते हैं हम इसको, ठीक है, रीमर-टीमन रिएक्शन। तो ये जो रीमर-टीमन रिएक्शन होती है, ये देखो एक नेम रिएक्शन है आपकी, ठीक है, और इससे किसकी फॉर्मेशन होती है, आपकी सैलिसिलाइड की, सैलिसिलाइड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको पता है OH ग्रुप है, उसका किसके साथ रिएक्ट करता है, CH3 और साथ में NaOH के साथ में रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, सैलिसिलाइड एल्डिहाइड, और इसके साथ में आपका क्या बन जाता है, NaCl प्लस 2H2O। तो देखो अगर आपको नेम रिएक्शन में दो चीजें पता है, मतलब अगर आपको पता है कि आपका सबस्ट्रेट क्या है और उसमें क्या रिएजेंट यूज किया है और उससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो इजीली आप आंसर कर सकते हो। और मास्टर गाइडर के एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आते हैं, मैकेनिज्म पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, आते ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो वो नेम रिएक्शन की इस चीज पे आते हैं कि क्या आपका रिएक्टेंट था, क्या उसमें रिएजेंट यूज किया गया और उससे क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। इस तरह के क्वेश्चन मास्टर कैडर में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पता है कि फिनोल है और फिनोल के साथ यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है, जिससे क्या बन रहा है आपका सैलिसिलाइड एल्डिहाइड, तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट ही पूछा है। तो ये हमारी बहुत फेमस रिएक्शन रीमर-टीमन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है, रीमर-टीमन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो सारे ही अल्कोहल ग्रुप से आपको बताना है कि इसके साथ कौन फास्टेस्ट होता है। तो देखो एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट होता है। और ये कहाँ यूज होता है, टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। कि अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो लैब में और आपको डिस्टिंग्विश करना है कि उसमें आपने प्राइमरी अल्कोहल यूज किया है, सेकेंडरी अल्कोहल यूज किया है कि टर्शरी अल्कोहल यूज किया है, तो हम ल्यूकास रिएजेंट को यूज करते हैं, ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट को यूज करते हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो जब टर्शरी अल्कोहल के साथ में आपका ये ल्यूकास रिएजेंट रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, इमीडिएटली टर्बिडिटी फॉर्म हो जाती है। इमीडिएटली क्या हो जाती है, टर्बिडिटी फॉर्म, मतलब जो सोल्यूशन, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हो उसमें टर्शरी अल्कोहल लेते हो और ल्यूकास रिएजेंट लेते हो तो उसमें क्लाउडीनेस सी आ जाएगी। क्लाउडीनेस का मतलब वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, टर्बाइड हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि इमीडिएटली क्या आ जाती है, टर्बिडिटी आ जाती है, ठीक है, इमीडिएटली टर्बिडिटी की फॉर्मेशन होती है। इसको मैं इमीडिएटली टर्बिडिटी की फॉर्मेशन होती है, इसको हम सही से कर देते हैं, ठीक है। तो इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाती है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में ल्यूकास रिएजेंट को रिएक्ट करोगे, ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट को रिएक्ट करोगे तो आपकी जो टर्बिडिटी आएगी वो आफ्टर 5 मिनट्स फॉर्म होगी, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो हम यही कहते हैं कि नो रिएक्शन फॉर्म, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम होगी। तो इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल इज बेसिकली योर टर्शरी अल्कोहल। तो देखो इस तरह से आप बनाते हो CH3 और यहाँ पे OH, तो आपका ये कैसा अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। तो ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे उसने पूछा है कि बताओ इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है जो ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव देता है ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर। तो देखो आपके पास यहाँ पे ये क्या है, CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, इसमें भी CH3 है और यहाँ पे NO2 है। तो बेसिकली आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव देता है जब वो ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से होगा। देखो देखो इसका वैसे सही जो आंसर होगा वो आपका होगा आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी इसका सही होगा, मैं आपको बता देती हूँ आंसर नंबर इसका सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सी कैसे आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम एक रफ पेज पे देख लेते हैं कि आपका जो सी है वो ही कैसे करेक्ट ऑप्शन। तो देखो जो अब आपका जो सी था वो इस तरह से है कुछ बना हुआ। ठीक है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3 है, इस तरह से है। तो देखो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि यहाँ पे आपने क्या किया CH3 और यहाँ पे OH। ठीक है, अब देखो जो CH3 है और जो OH है वो दोनों ही कैसे ग्रुप्स हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। दोनों ही कैसे ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, बेसिकली ये जो बेंजीनिक ग्रुप है, ये जो रिंग है बेंजीन रिंग है, इसको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, एक्टिवेशन का काम करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, एक्टिवेट कर देंगे रिंग को, ये रिंग को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। तो अगर ये रिंग को एक्टिवेट कर देंगे तो जो ये है ये रिंग क्या हो जाएगी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगी। हम यही कहते हैं कि जब ये दोनों क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाती है। मतलब जो भी सब्स्टिट्यूशन होगी वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होगी। और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो कौन सी सब्स्टिट्यूशन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो ये जो CH3 है और जो OH है आपका, ये दोनों क्या करेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो जो आपका ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव है उसके लिए आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या होनी चाहिए, वेकेंट होनी चाहिए। तो वो इसी केस में आपकी क्या है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन वेकेंट है, जहां पे आपका ब्रोमीन क्या कर सकता है, अटैच हो सकता है। ठीक है, अब जो OH है वो कैसा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर हम OH की बात करें तो ये कैसा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और जो ये आपका जो CH3 है ये कैसा ग्रुप है, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे हम रेजोनेंस से इसको समझ सकते हैं कि रेजोनेंस से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको करेगा। देखो यहाँ पे आपका OH है सपोज, ठीक है, तो OH क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह से आप CH3 लिखो यहाँ पे। तो ये जो O के पास ऑक्सीजन है बेसिकली ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा इस बॉन्ड के साथ, और ये बॉन्ड ऐसे चला जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है OH। ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे CH3, फिर ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और जो इस तरह से आपका ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे। ये यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ था, फिर ये बॉन्ड यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे OH पॉजिटिव। ठीक है, फिर इसको इस तरह से बनाएंगे, हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये वापस यहाँ जाएगा और ये इस तरह, ये वापस से इस तरह बन जाएगा।
तो देखो जो जहां जहां पे जो जो पोजीशन आपकी जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे हमने नेगेटिव चार्ज का बेसिकली हमने क्या किया है, नेगेटिव चार्ज का क्या किया है, यूज किया है, तो ये यहाँ पे देखो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जहां जहां पे नेगेटिव चार्ज है, बेसिकली नेगेटिव साइन है, वहां वहां पे वो कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन है। तो मतलब वहां पे क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। मतलब ये वाली पोजीशन पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, प्रेजेंट है। दैट मीन्स जो ब्रोमीन ग्रुप है वो आपका कहाँ आके अटैच होगा, यहाँ इन पोजीशंस पे आके अटैच होगा और ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बना देगा। तो इसका मतलब इस तरह से आपका हो सकता है यहाँ पे कि आपके पास देखो ऐसे ग्रुप है, ठीक है, इस तरह से आप इसको समझना, इस तरह से ग्रुप है। तो अब यहाँ पे ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव लग सकता है, यहाँ पे OH ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होगा, Br, आप Br2 लेके आओ, तो ये जो बॉन्ड है देखो बेसिकली यहाँ पे इस तरह से आपका ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कैसे बन जाएगा देखो, यहाँ पे आपका बी, एक H होगा और एक Br हो जाएगा, एक H यहाँ पे और एक Br यहाँ पे, इस तरह से CH3 लग जाएगा। और ब्रोमीन यहाँ से एक ब्रोमीन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये ब्रोमीन अब यहाँ पे इस पोजीशन पे लग गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे किस मीडियम में लोगे, पोलर मीडियम में करवाओगे रिएक्शन। ठीक है, पोलर मीडियम में करवाओगे। ठीक है, तो फिर इस स्टेप के बाद देखो आप बेसिकली क्या करोगे, ये जब आपका स्टेप हो जाएगा इसके बाद आप इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपका एक ब्रोमीन आ गया, पर हमें कैसा डेरिवेटिव बनाना है, ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनाना है। तो फिर हम यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका H निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका H निकल जाएगा, और जब आप फिर से इसमें Br2 डालोगे इन पोलर मीडियम, ठीक है, Br2 डालोगे इन पोलर मीडियम, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बन जाएगा। तो इसी वजह से वहां पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिएक्शन होगा। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे पहले हमने क्या किया, देखो पहले हमने यहाँ पे रेजोनेंस से देखा कि यहाँ पे जो आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस है वो क्या रही आपकी, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रोमीन के साथ इसको रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे ब्रोमीन आके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग गया और एक ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, एक ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बन गया। अब इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, तो इसमें देखो आपकी एक ऑर्थो पोजीशन क्या है, ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे भी इसी तरह से कि एक पैरा पोजीशन पे आके यहाँ पे ये नहीं लग सकता। ठीक है, पैरा पोजीशन पे ये नहीं फॉर्म हो सकता, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है ऑन एयर ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड क्या फॉर्मेशन करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड क्या फॉर्मेशन करता है। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसका रीजन ये है, देखो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, डी। डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो अब इसका रिएक्शन कर लेते हैं, हम बना लेते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। ठीक है, आइसोप्रोपाइल आपके पास क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन की हमने क्या करी है, एयर ऑक्सीडेशन करी है। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन का एक और नाम होता है, इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, और इसकी हमने क्या कर दी, एयर ऑक्सीडेशन कर दी। तो देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से आप इसको बना सकते हो CH3। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन है यहाँ पे वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें,
ठीक है, मतलब एसिड की डाइल्यूट एसिड के साथ इसको रिएक्ट करा दें तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, फिनोल, फिनोल बन जाएगा, डायरेक्टली फिनोल बन जाएगा और एसीटोन यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, एसीटोन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एसीटोन अलग हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, मतलब फिनोल मेजर प्रोडक्ट में बन जाएगा और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन की जब हमने एयर ऑक्सीडेशन करी तो हमारे पास क्या बना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और उसके बाद उसकी डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस कर दी तो आपके पास क्या बना, फिनोल और साथ में एसीटोन बना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये सब सारे क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के अगर आप देखो तो ये सारे क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड हैं। ठीक है, इनमें आपसे प्रोडक्ट के बारे में ही पूछा है, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। देखो ज्यादातर आपसे यही पूछता है कि आपका जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, ठीक है, मतलब आपका रिएक्टेंट क्या है आपका, ठीक है, फिर आपका रिएजेंट क्या होता है, ये इससे रिएजेंट भी पूछ लेते हैं कि इससे ये बना तो बताओ रिएजेंट क्या यूज किया गया, और आपका प्रोडक्ट क्या बना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन नंबर मतलब ये क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास है, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जब हम एल्कोहल की, देखो जब हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, और प्राइमरी अल्कोहल की देखो अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड भी बन सकता है, और प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाता है। ठीक है, अब ये कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो आपके पास डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, और अगर आप कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो आपके पास क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो आपके पास एल्डिहाइड बनता है। तो ये जो आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये सारे, ये तीनों ए बी और सी, ये तीनों ही क्या है आपके पास में, स्ट्रॉन्ग, ए बी और डी, ये तीनों ही क्या है आपके पास में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये एल्डिहाइड तक ही आपकी ऑक्सीडेशन करे, हो सकता है कि प्राइमरी अल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीसी कहते हैं। ठीक है, पीसीसी कहते हैं। तो पीसीसी कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो ये क्या करेगा, आपकी ऑक्सीडेशन, पीसीसी प्राइमरी अल्कोहल से क्या करेगा, एल्डिहाइड में क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, और ये क्या बना देगा आपके पास में, ये आपके पास में एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर देगा प्राइमरी अल्कोहल से। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। होता क्या है ये, इसमें क्या क्या तीन आपके पास देखो, पीसीसी में आपके पास पिरिडीन होता है, साथ में आपके पास क्रोमिक एसिड होता है, क्रोमिक एसिड होता है। ठीक है, और साथ में आपके पास क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, सॉरी एल्डिहाइड, पिरिडीन होता है, क्रोमिक एसिड होता है, और साथ में आपके पास HCl होता है। तो ये तीनों ही 1:1 की रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, और तब आपके पास में पीसीसी बनता है। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास है CH3 CH2 COH को आपने Cl2 और रेड फास्फोरस की रिएक्शन, रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद आपने उसके एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई तो आपके पास प्रोडक्ट B क्या बनेगा, आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो जो ये फुल रिएक्शन है, अगर हम बात करते हैं आपके पास क्या है, CH3 CH2
CH3CH2COOH है। तो जब आप इसको क्लोरीन और रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो अल्फा कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन रिमूव होकर उसकी जगह पे Cl लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, CH3CHClCOH। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो अल्फा कार्बन है वहां पे क्या बन जाएगा, ये बेसिकली अल्फा हेलो प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, हेलोजन वहां पे आ जाएगा। तो ये जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है बेसिकली ये कौन सी रिएक्शन होती है, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन होती है। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन होती है जिसको हम HVZ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन होती है जिसको हम HVZ रिएक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगता है, आपके पास क्लोरीन लग जाता है, तो अल्फा हेलो प्रोडक्ट आपके पास में बन जाता है। उसके बाद जब आप इसको एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्ट करते हो, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो आपका जो आंसर होता है वो क्या बन जाता है, आपका जो CH2 डबल बॉन्ड CaCOH बन जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CaCOH बन जाता है आपके पास में, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इसको बोलते हैं एक्राइलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो सेकेंड स्टेप है आपके पास में बेसिकली CH3CHClCOOH से आपके पास में जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH। ठीक है, इस तरह का आपके पास में प्रोडक्ट बन जाता है एक्राइलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, बीटा एलिमिनेशन हो जाती है, यहाँ पे बीटा डीहाइड्रोहेलोजनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बीटा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे बीटा, देखो बीटा एलिमिनेशन, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन हो जाती है। डीहाइड्रो मतलब यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह की आपके पास रिएक्शन हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दो रिएक्शन यूज हुई है, मतलब हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की HVZ रिएक्शन और उसके बाद बीटा एलिमिनेशन डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन हो जाती है और आपका प्रोडक्ट एक्राइलिक एसिड आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड यील्ड्स। अब आपके पास दो, बेसिकली आपके पास इसका आंसर क्या है, देखो आपने 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट लिए। अब हम बना लेते हैं कि आपके पास क्या है, 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट है। ठीक है, इस तरह से हम बना लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट है आपके पास में। ठीक है, अब उसके साथ में आपने क्या किया, NaO, आपने किसके साथ में, सोडियम इथॉक्साइड के साथ में उसको प्रेजेंस में रिएक्ट कराया। तो NaOC2H5 के साथ में आपने उसको रिएक्ट करवाया। तो बेसिकली यहाँ से क्या होता है, ये एल्कोहल ग्रुप जो है वो निकल जाता है और जो बाकी बचा वो आपका बन जाता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 COOC2H5 और साथ में क्या निकल जाएगा, एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, बेसिकली इथाइल एल्कोहल बन जाएगा साथ में आपके पास। और ये मैंने कुछ नहीं किया, देखो डायरेक्टली यहाँ पे ये जुड़ गया। तो ये जो आपके पास बना है इसको बोलते हैं हम इथाइल एसिटोएसीटेट, इथाइल एसिटोएसीटेट। तो इसको एसिटोएसिटिक एस्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, तो इथाइल एसिटोएसीटेट बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जब आप 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट की कंडेंसेशन करते हो, कंडेंसेशन मतलब कुछ ना कुछ रिमूव करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, तो आपके पास इथाइल एसिटोएसीटेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय KMnO4। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो KMnO4 है वो कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा, एल्काइल ग्रुप को वो ऑक्सीडाइज कर देगा। एल्काइल ग्रुप को वो क्या करेगा, इथाइल बेंजीन के केस में, अगर हम इथाइल बेंजीन की बात करें तो इथाइल बेंजीन के केस में CH2CH3 है, ठीक है, इथाइल बेंजीन के साथ में आप KMnO4 को रिएक्ट करवाओ तो आपका बेसिकली क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। अल्काइल ग्रुप को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या कर देगा, ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ लेंथ ऑफ चेन, मतलब जितनी भी बड़ी चेन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि KMnO4 इसको डायरेक्टली किसमें, बेंजोइक एसिड में ही चेंज करेगा, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड टू COH ग्रुप, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ लेंथ ऑफ साइड चेन, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ लेंथ ऑफ साइड चेन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां तक आप देख सकते हो कि इस तरह से ही आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको रिएक्टेंट है, रिएजेंट दिया है और आपसे प्रोडक्ट क्या पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, the reaction of CHCl3 with alcoholic KOH and alcoholic KOH with para-toluidine gives। अब आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा वाला सही ऑप्शन होगा। तो ये जो रिएक्शन है बेसिकली ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और ये क्या होता है, टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स है, ये टेस्ट है, ये किसके लिए, प्राइमरी अमीन्स के लिए, प्राइमरी अमीन्स के लिए ये टेस्ट है। तो अरोमेटिक और एलिफैटिक, मतलब एलिफैटिक एंड अरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स में हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ में, और उससे किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बिल अमीन की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। बेसिकली ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो देख लेते हैं हम, हमारे पास क्या है, पैराटोल्विडीन है, पैराटोल्विडीन बना लो, इस तरह से बनता है पैरा पोजीशन पे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैराटोल्विडीन। और इसके साथ में आपका क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और साथ में अल्कोहलिक KOH। तो आपके पास में इसको हम वार्म करते हैं, वार्म करेंगे तो आपके पास में किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, आपके पास में फॉर्मेशन हो जाती है आइसोसाइनाइड की। साइनाइड वाला ऑप्शन नहीं होगा, CN से बॉन्ड नहीं, कार्बन से बॉन्डेड नहीं है, नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, तो आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी। साथ में आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम इसके 3 मोल्स लेते हैं, तो 3KCl + 3H2O, तो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास बन क्या जाता है, अगर आपको नेम से पूछ ले तो 4-मिथाइल फिनाइल आइसोसाइनाइड, 4-मिथाइल फिनाइल आइसोसाइनाइड की आपके पास में फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये कार्बिल अमीन रिएक्शन है जो कि टेस्ट होता है प्राइमरी अमीन्स के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when nitrobenzene is reduced with zinc and methanolic KOH the product obtained is। अब आपने बताना है कि जो नाइट्रोबेंजीन है अगर आप उसकी रिडक्शन कर दो, नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन कर दो किसके साथ में, जिंक के साथ में और NaOH के साथ में, तो वो किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, वो क्या बनाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका मीथालोलिक, मीथानोलिक का मतलब यहाँ पे CH3OH है और साथ में आप NaOH ले लो या KOH ले लो, फॉर एग्जांपल यहाँ KOH दिया है तो आप यहाँ पे KOH ही लिखो,
ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से इसको समझ सकते हो कि KOH है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं KOH। तो देखो मीथानोलिक KOH है, तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है आपके पास में, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाता है आपका, एजोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। बेसिकली हम यहाँ पे 2 मोल्स नाइट्रोबेंजीन के लेते हैं, 4 मोल्स जिंक के लेते हैं और 8 मोल्स ऑफ KOH लेते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है आपके पास में वो किसकी होती है, एजोबेंजीन की। ठीक है, एजोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है, एजोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, 4 मोल्स ऑफ K2ZnO2। ठीक है, 4 मोल्स ऑफ K2ZnO2 और साथ में इसके साथ 4 मोल्स ऑफ वाटर बन जाएंगे। ठीक है, बेसिकली आपके पास पोटेशियम जिंकेट बन जाएगा, एजोबेंजीन बन जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड विद जिंक एंड मीथानोलिक KOH, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कार्बेलामीन। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कार्बेलामीन क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड होता है। तो आइसोसाइनाइड इसमें से ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, कार्बेलामीन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बेलामीन, आप बता सकते हो RNC, नॉट RCN, इट इज RNC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, which substance charge on heating with concentrated H2SO4। तो देखो चारिंग बेसिकली क्या होती है, जैसे कि मान लो आप घर पे चीनी को गर्म करते हो, तो थोड़ी देर बाद आप चीनी को मतलब गर्म कैसे करते हो, चीनी को डिसॉल्व करते हो वाटर में, बट वो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है और चीनी ब्राउन से कलर की हो जाती है, चिपकने लग जाती है, जिसको हम कभी कभी हम उसको चाशनी भी बोलते हैं, या फिर वो चीनी चिपकने लग जाती है, तो दैट इज कॉल्ड चारिंग। तो चारिंग आपकी बेसिकली किसकी होती है, यहाँ पे ऑप्शन है इसका ए, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमने ये देखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट को हम जनरली बोलते होते थे, मतलब पहले इसकी बात जो इनिशियली आई थी वो ये आई थी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका फॉर्मूला ये होता है CHH2O। तो इसमें कुछ वाटर के मोल्स होते हैं, तो जब इसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में क्या कराते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो ये क्या होता है, बेसिकली कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट होता है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो वो क्या करता है, पानी को बेसिकली अलग कर देता है, रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे बेसिकली किसकी तरह रिएक्ट करता है, ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेशन करता है मतलब जो X मोल ऑफ कार्बन है वो अलग कर देगा और Y मोल ऑफ वाटर क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो बेसिकली वाटर को यहाँ से रिमूव कर देता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट। तो विच सब्सटेंस चार्ज ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4, कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपका क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, बायोमोलिक्यूल से है। ये जो आपका क्वेश्चन है किस चैप्टर से है, बायोमोलिक्यूल से, क्लास 12 बायोमोलिक्यूल से आप देख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी आपका बायोमोलिक्यूल से है क्वेश्चन। ठीक है, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। तो देखो आपके पास जो ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या क्या है, डाइपेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और सल्फाइड बॉन्ड, इस तरह से है। तो देखो आपको पता है कि इसका ऑप्शन जो होगा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, और इसमें हेलिकल चेन होती है, इस तरह से आपकी कुछ हेलिकल चेन होती है। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं कि कुछ हेलिकल चेन है ऐसे, और इनके बीच में क्या होती है, इनके बीच में आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से आपके पास CCH ऐसे कुछ चेन बनी होती है, NH बॉन्डिंग होती है आपके पास में, आपके पास एक तरफ CO ग्रुप है, एक तरफ NH ग्रुप है। बेसिकली यहाँ पे इस तरह से आपकी क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है ऐसे।
NCCRH, ठीक है। इस तरह से मतलब आपकी हेलिकल चेन में बॉन्डिंग होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो किससे स्टेबलाइज्ड होता है? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक? तो देखो एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक हमारे पास, अब आपको जब आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर क्या देता है? आपको एंटीबायोटिक्स देता है ताकि आप ठीक हो जाओ, गला खराब हो जाए, फीवर हो जाए, बेसिकली गला खराब हो जाए ऐसी चीजों में। तो बेसिकली वो क्या देता है? जहां मतलब आपको कोई बैक्टीरिया या फंजाई से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई प्रॉब्लम हो तो आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स होते क्या है? एंटीबायोटिक्स आर chemical substances, antibiotics are chemical substances produced by microorganisms, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, दैट इनहिबिट दी, वो क्या करते हैं? रोक देते हैं बेसिकली जो ग्रोथ है अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसको रोक देते हैं। दैट इनहिबिट दी ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक जैसे कि एग्जांपल आपके पास क्या हो गया? पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन हो गया। तो ये सब तो आपके पास क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं। बट जो एंटीबायोटिक नहीं है आपने वो बताना है। तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इज नॉट एन एंटीबायोटिक, ऑक्सीटोसिन एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। हम ये बात करते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो है वो एंटीबायोटिक नहीं है। वो क्या होता है बेसिकली? ऑक्सीटोसिन आपके पास ठीक है, ऑक्सीटोसिन हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हमारे पास हार्मोन होता है बेसिकली। ये क्या है आपके पास में? हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन आपके पास क्या है? हार्मोन है। तो ये कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। तो ये हार्मोन है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास में? डी हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीटोसिन, जो कि एंटीबायोटिक नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, when 48 grams of methane is burned with excess oxygen, how many grams of CO2 are produced? तो देखो हमें पता है कि जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को, चाहे मीथेन हो, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनता है? वाटर, ठीक है। तो हमें पता है कि जब मीथेन को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब मीथेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है बेसिकली वो कितना है? जो मीथेन का हम CH4 की बात करते हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मास की, तो वो कितना आ जाता है हमारे पास? कितना आ जाता है? 16 ग्राम्स आ जाता है, ठीक है, 16 ग्राम्स आ जाता है। और CO2 का कितना आता है? 16 कैसे? देखो 12 इसका और 1 into 4, तो 12 plus 4 16 हो गया। और CO2 का इसी तरह 12 plus 2 into 16, तो that will be 12 plus 32, that will be 44 होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास में, हम यहाँ पे इस तरह से बात कर लेते हैं, हम इस तरह से बात कर लेते हैं कि अगर 16 ग्राम ऑफ मीथेन, जो कि 16 ग्राम होता है, वैसे ये 16 है, ये आपके पास कितना है? 44। तो अगर 16 ग्राम ऑफ मीथेन हमें 44 ग्राम ऑफ CO2 वैसे ही देता है, ठीक है, CO2 देता है, तो 48 ग्राम ऑफ मीथेन कितना देगा? सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हो, 44 अपॉन 16 इंटू 48, तो 16 1 एंड दैट विल बी 16 3 आपके पास कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो 44 3 आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 132 ग्राम ऑफ CO2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
132 ग्राम। तो अगर 16 ग्राम ऑफ मीथेन 44 ग्राम ऑफ CO2 देता तो 48 ग्राम कितना दे देगा, 44/16 इंटू 48। सिंपल इसको हमने किया तो 132 ग्राम ऑफ CO2 हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला जो चैप्टर होता है उसी से रिलेटेड है, सबसे पहले चैप्टर से ये क्या है, रिलेटेड है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू विच पीरियड एंड ग्रुप डज द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 बिलोंग। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको पता नहीं चाहिए कि 287 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है। ठीक है, KLM मतलब इसमें आपका K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में, L शेल में 8 और M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इससे जो आपका टोटल बनता है एटॉमिक नंबर वो क्या बन जाता है, 17। तो 17 हमारे पास किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो क्लोरीन कौन से ग्रुप में होता है, हेलोजेंस वाले, दैट मीन 17th ग्रुप। तो 17th ग्रुप वाले हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है ऑप्शन नंबर ए और एक है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑब्वियसली दो एलिमिनेट हो गए। अब थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड, तो आपका जो क्लोरीन है वो आपका थर्ड पीरियड में आता है और 17 ग्रुप में। तो ऑप्शन नंबर ए, पीरियड जो आता है उसको थर्ड में आता है और 17 ग्रुप में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक मतलब क्लास 11 के उससे है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो पीरियोडिक टेबल से, आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो थर्ड पीरियड और 17 ग्रुप इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। अब आपको बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो आपका डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ में है, डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ है। तो बेसिकली आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका किससे रिलेटेड है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है। और ये जो इस तरह का क्वेश्चन हम किस में देखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता है तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है कि O2 की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो O2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम फिल करें अगर MOT के अकॉर्डिंग तो वो क्या बनती है, देखो O2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 से ज्यादा है। तो हम इस तरह से लिखते हैं कि सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन जिन जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी उन ऑर्बिटल्स में पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा। तो O2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से होती है। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, अब देखो मैंने आपको बताया कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं यहाँ पे, जिनके ऊपर स्टार नहीं है वो सारे क्या है बॉन्डिंग, और जिनके ऊपर स्टार है वो सारे क्या है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। तो आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल आ गए और आपके पास 10 आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आ गए और आपके पास 2 3 4 5 6 एंटी बॉन्डिंग के आ गए। तो यहाँ पे आपके पास कितना बन जाएगा 4/2 मतलब 2। तो बॉन्ड ऑर्डर O2 का कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, O2 का अगर हम बात करें तो 2 हो गया। अब हम और किसी की बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
ठीक है। बॉन्ड आपने बस ये याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। अब अगर मैं बात करूं O2, ये तो आपका O2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया, O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 2 आ गया। अब अगर मैं बात करूं O2 2 और O2 पॉजिटिव की, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, O2 पॉजिटिव में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, ठीक है। O2 में आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो। अब O2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहां से एक इलेक्ट्रॉन आप कम कर सकते हो, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो 8 9 10 11 12 13 14 फिर 15। अब यहाँ पे आपका जो पाई स्टार 2p है वहां पे नहीं जाएगा, वहां पे जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे आपके पास जो एंटी बॉन्डिंग का हो जाएगा बेसिकली हाफ, आपके पास 10 तो बॉन्डिंग रहे बट एंटी बॉन्डिंग का एक कम हो जाएगा, तो दैट विल बी 5/2, तो 2.5 हो जाएगा। तो O2 पॉजिटिव के केस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका कितना आ रहा है, 2.5, ठीक है। उसी तरह O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर, अब O2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं O2 नेगेटिव की बात करूं, ठीक है, O2 नेगेटिव की बात करूं, O2 नेगेटिव की बात करूं तो O2 नेगेटिव के केस में देखो, O2 नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 15 16 फिर 17, तो इस तरह से आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा हो जाएगा, तो 10 माइनस आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, देखो अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फिर तो क्या 2 3 4 5 6 और 7 हो गए, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 3/2, तो दैट विल बी 1.5, ठीक है, 1.5 आ जाएगा। और उसी तरह से O2 2 नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे अगर O2 2 नेगेटिव करोगे तो 18 हो जाएंगे, तो यहाँ पे पूरे 2 हो जाएंगे आपके पास, तो यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा 8, तो 2/2 ये कितना हो जाएगा आपके पास में, अगर हम 2/2 को देखें तो आपके पास में कितना हो जाएगा 1, तो O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव का है तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ O2 पॉजिटिव की हो जाएगी, और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 2 नेगेटिव का है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी हो जाएगी। तो आपके पास ऐसे दो ऑप्शंस है A और C, तो B और D ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, ठीक है। अब A और C में, अब बीच में आपका जो है O2 नेगेटिव है उसका बॉन्ड ऑर्डर और O2 में से O2 नेगेटिव का कम है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी और फिर आपके पास O2, तो ये वाला जो आपका ऑर्डर है ये सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए आपके पास यहाँ पे, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ में आपके पास सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ O2 नेगेटिव की होगी, फिर O2 नेगेटिव, फिर O2 और फिर O2 पॉजिटिव की होगी। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सबके बॉन्ड ऑर्डर्स पता चल जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब यहाँ पे तो आपको टाइम ज्यादा लगा, देखो इस क्वेश्चन को करने में आपको यहाँ पे टाइम ज्यादा लगा, बट इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी कर सकते थे जिसमें आपको बहुत ही कम टाइम लगे, ठीक है। उस ट्रिक के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको क्लास में बताई जाती है, क्लास में उस ट्रिक के बारे में आपको अवेयर कराया जाएगा कि क्लास में आपको बताया जाता है कि कौन सी ट्रिक है। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से पूरे 5 सेकंड्स में भी सॉल्व, देखो 5 सेकंड्स भी ज्यादा बोल गए, इस ट्रिक क्वेश्चन को हम सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, इतना जो टाइम लगा है वो भी नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो वो ट्रिक आपको क्लास में बताई जाएगी कि कैसे आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। तो इसीलिए आप क्लास में एनरोल कर सकते हैं अगर आपको ट्रिक को जानना है तो,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ प्रोटोन Hb इज कपल्ड टू 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स He। अब ये बोल रहे हैं कि एक प्रोटोन है Hb जिसने कपलिंग की है 4 Ha के साथ। तो देखो ये 1 बॉन्ड कपलिंग है, एक ही बॉन्ड है डायरेक्ट, और 4 Ha के साथ इसने बॉन्ड बनाए हैं। तो यहाँ पे जो हम इस क्वेश्चन में देखो आपके पास जो Hb है वो 4 Ha के साथ में क्या कर रहा है, कपलिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली Hb Ha के 4 प्रोटॉन्स ऑफ Ha के साथ में कपलिंग कर रहा है। तो आपको मल्टीप्लिसिटी और रिलेटिव इंटेंसिटी निकालनी है। तो मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए हम 2ni प्लस रूल को फॉलो करते हैं, 2ni प्लस 1 रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, 2ni प्लस 1 रूल को फॉलो करते हैं हम यहाँ पे। तो बेसिकली आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो या n+1 रूल से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, n+1 रूल से भी कर सकते हो। तो जैसे Hb 4Ha के साथ में आपका कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पे 4 क्या है, प्रोटॉन्स हैं। तो आपको पता लग गया कि अगर आपके पास 4 प्रोटॉन्स है तो इसका मतलब 4+1 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 आपके पास हो जाएंगे। मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से हम इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, पास्कल ट्रायंगल को यूज करते हैं हम। ठीक है, n+1 रूल हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे 4+1 5 आ जाएगा। इससे भी आप निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। जैसे आपको पता लग गया कि आपके पास n कितने हैं, 4, और इंटेंसिटी I का मतलब होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ आपका हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास कितनी हो जाएगी, 1/2 होती है। तो ये आप इसको सॉल्व करोगे तब भी ये 4+1 क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हम पास्कल ट्रायंगल का यूज करते हैं, जो 1 से शुरू होता है। मतलब 1 मल्टीप्लिसिटी के लिए 1, फिर 1:1 2 मल्टीप्लिसिटी के लिए, फिर 1:2 3 के लिए, फिर 1:3:3:1 4 के लिए, और फिर 1:4:6:4:1 5 मल्टीप्लिसिटी के लिए आप कर सकते हो। तो आपका जो बना है वो आपकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आई है, 5 आई है। तो जो रिलेटिव इंटेंसिटी होगी लाइन की ऑफ सिग्नल Hb वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्विंटेड। क्योंकि पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये 1 के लिए, ये 2 मल्टीप्लिसिटी के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए और ये 5 के लिए, और ऐसे ही बढ़ता जाता है ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल से आप इंटेंसिटी ऑफ लाइन को बता सकते हो। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइंस को बता सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो सी आपका क्या है, 1:4:6:4:1 क्विंटेड, क्विंटेड इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है ये आपका। ठीक है, 1H एनएमआर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका, मतलब ये क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, Which of the following is the wave number of near infrared spectrometer? तो देखो ये वैल्यू आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ती है, दिस इज टू रिमेम्बर कि IR स्पेक्ट्रोमीटर की कितनी वेव नंबर होता है। तो वेव नंबर इज बेसिकली, जो वेव नंबर होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे आपको पता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। 12500 से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक आपका क्या होता है, आईआर का वेव इंफ्रा आईआर स्पेक्ट्रोमीटर की वेव नंबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 moles of gas at 1 bar and 298 Kelvin pressure Kelvin are compressed at constant temperature by use of constant pressure of 5 bar। तो आपको बताना है वर्क डन ऑन द गैस इन जूल। तो वर्क डन यहाँ पे कितना हो रहा है आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लगाते हो वर्क डन का, जो कि कितना होता है, -P एक्सटर्नल V2 - V1, या फिर आप इसको बोल सकते हो -P2 V2 - V1। तो -P2 की जगह आपको पता है कि आइडियल, देखो बेसिकली आपके पास PV = क्या होता है, nRT होता है। तो यहाँ से आप P की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, इस तरह से आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, यहाँ पे B की वैल्यू निकाल सकते हो nRT/P, P की टर्म्स में, क्योंकि हमें प्रेशर ही दिए हैं, दोनों प्रेशर दिए हैं, तो हम इसको प्रेशर के टर्म में डिराइव कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा nRT/P2 -nRT/P1। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला डिराइव होगा वो क्या हो जाएगा, nRT
1 माइनस P2 अपॉन P1। तो 1 माइनस P2 अपॉन P1 आपके पास में हो जाएगा। यहाँ पे आप वैल्यू को क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, माइनस nRT 1 माइनस P2 माइनस P1। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू 8.31। नंबर ऑफ मोल्स n कितना दिया है आपको 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मोल्स। तो 2 मोल्स आप देख सकते हो। तो 2 टेम्परेचर आपको दिया है 298 केल्विन, तो 298 टी आपको 298 केल्विन दिया है, राइट। और 1 माइनस P2 कितना है आपके, प्रेशर 2 5 बार और प्रेशर 1 बार। P1 आपको 1 बार दिया है और P2 आपको 5 बार दिया है। तो 5 अपॉन 1, तो दिस विल, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये सॉल्व करके आपके पास कितना आ जाता है 2 इंटू 8.314। तो ये सॉल्व करके बाद आपके पास 19820 जूल आ जाता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज पुट करके, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ फैक्ट्री ऑपरेट्स विद द सुपरहीटेड स्टीम एट 300 डिग्री सेल्सियस एंड डिस्चार्ज द वेस्ट हीट इनटू द एनवायरनमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। द थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ फैक्ट्री इज। आपको बताना है कि थ्योरेटिकल एफिशिएंसी फैक्ट्री की किस पे है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा किस पे बेस्ड है, कार्नोट इंजन पे बेस्ड है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन के लिए हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 1 माइनस TS अपॉन TC अपॉन TH, ठीक है। कोल्ड रिजर्वॉयर अपॉन हॉट रिजर्वॉयर, इस तरह से हम निकालते हैं। जो ये होती है आपकी वेस्ट हीट होगी, ठीक है। आपको देखो बेसिकली ऑपरेट्स विद सुपरहीटेड स्टीम एट कितने सेल्सियस और डिस्चार्ज द वेस्ट हीट इनटू द एनवायरनमेंट। तो आपके पास बेसिकली हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास जो TH आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 300 प्लस 273, तो ये कितना आ जाएगा 573 केल्विन। और जो आपके पास TC आ जाएगा वो 20 प्लस 273 आ जाएगा, दैट विल बी 293 केल्विन। तो आप इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हो यहाँ पे 293 अपॉन 573। तो ये हो जाएगा 573 माइनस 293 अपॉन 573। तो ये आपका आ जाएगा 280 अपॉन 573। बट मीटा किस में निकालनी है आपको, परसेंटेज में। तो आप इसको 100 से क्या कर दोगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 280 अपॉन 573 को, देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट्री ऑपरेट विद सुपरहीटेड स्टीम एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो आपको TH दिया है, ठीक है, एंड डिस्चार्ज द वेस्ट हीट इनटू द एनवायरनमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सोर्स और सिंक की हीट के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये आपका जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 48.8% के करीब आ जाएगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली टू 49%। तो जो आपका सही आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमने डायरेक्टली बस वो अप्लाई किया, हमें बाकी सारी चीजें गिवन थी और फॉर्मूला में पुट करके हमने उसको सॉल्व किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके मास्टर कैडर के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो 21 जून 2021 के पेपर में आए थे। तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस का लेवल ठीक होता है, नॉट सो इजी नॉट सो हाई, क्वेश्चन का लेवल ठीक होता है। तो आप जो अगर आप कोचिंग के बारे में बात करें तो हमारी कोचिंग जो है वो नंबर 1 कोचिंग है मास्टर कैडर में। और अगर आपको केमिस्ट्री की कोचिंग के बारे में बात करनी, केमिस्ट्री के लिए कोचिंग के बारे में बात करनी है, या अदर साइंस सब्जेक्ट के लिए जो भी मास्टर कैडर की कोचिंग उसके बारे में बात करनी है, तो आप बेसिकली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप कोचिंग के बारे में बात कर सकते हैं। क्लास में आपको सारी ट्रिक्स के बारे में बताया जाता है कि क्वेश्चंस में कौन सी ट्रिक्स लगेंगी, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कम टाइम में, ठीक है। तो अभी आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग के लिए एनरोल करें और हम क्लास में ये सारी बातें कर सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।